है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले को संस्कार राजधानी कहते हैं? मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको संस्कारों की राजधानी कहते हैं, तो वो कौन सा जिला आ जाएगा? वो आ जाएगा जबलपुर। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप आंसर पढ़ भी रहे होंगे और अच्छे से आंसर भी दे रहे होंगे। क्वेश्चन अगला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो आप बता सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा गेहूँ, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, फास्ट आंसर दीजिएगा। मैं आपको एक एक क्लैरिटी से क्वेश्चन को बता रही हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बाघ राज्य, यानी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, बाघ राज्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर ओवर द इंडिया पूछा जाए आपसे तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। इसी वजह से इसको बाघों का राज्य यानी कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? यानी कि जो जुडिशियल कैपिटल है वो कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी जुडिशियल कैपिटल जबलपुर। आप बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा न्यायिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो जबलपुर हो जाएगी। अगर आपसे प्रशासनिक पूछी जाए तो भोपाल हो जाएगी। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किस जिले को कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी नर्मदापुरम को कहते हैं, यानी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि सतपुड़ा रेंज जो है ना वहाँ से निकली हुई है, इसलिए इसको नर्मदा जो सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आपको पता है नर्मदा भी रिवर जो है ना वो मध्य प्रदेश से निकली हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट भी नर्मदापुरम है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अपना एक राजकीय गान है, उसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव जी। कहाँ पर लिखे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है श्री महेश श्रीवास्तव। महेश इसमें हाँ ये तो रहेगा सी, यानी आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो याद रखिए पैराडा कल्चर जो है ना, कचर है ना, देखो इसको थोड़ा गलत लिखा है वैसे। अगर हिंदी में अगर आपको हो सकता है ये लिख के आ जाए दूधराज, दूधराज ये है राज्य प्रतीक वर्ड, ठीक है। इसके बाद एशियन पैराडाइज पलाई केचर कहते हैं इसको, ठीक है। पैराडाइज पलाई केचर, याद रखिएगा, दूधराज भी लिख के आ सकता है, एशियन पैराडाइज कचर भी लिख के आ सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का है? तो मणिपुर का, सॉरी नागालैंड का हो जाएगा। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, ये आपका होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के GIB भी इसको कहते हैं। ये कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का जो है ना राज्य पक्षी है। सो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफ़ेद लिली यानी कि व्हाइट लिली। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम 9 संभाग हुआ करते थे और 43 जिले हुआ करते थे, यानी आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस याद रखिएगा, 9 संभाग थे और 43 जिले थे। इसकी मतलब गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपकी जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा है ना वो 14 जिलों से होकर गुजरती है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप इजीली बता देंगे कि वो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश के राज्य पूछा जाए, यानी कि जिला पूछा जाए, सॉरी, तो आप 14 लगा के आएंगे। ओके, सो आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर बांधवगढ़ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए मध्य प्रदेश में ये सभी नेशनल पार्क पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कान्हा नेशनल पार्क, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंबल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो चंबल, इसका नाम ही चंबल आ जाता है, तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर ही बनाई गई है। देखिए कहाँ पर है? तो ये आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 64 योगिन मंदिर कहाँ पर है? तो 64 योगिन जो मंदिर है वो आपका खजुराहो में पड़ता है। एक खजुराहो एक डिस्ट्रिक्ट भी है और खजुराहो टेम्पल भी है। मैं आपको बता दूं खजुराहो के बारे में, जो खजुराहो टेम्पल है ना, खजुराहो टेम्पल अपने आप में है और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। और जो खजुराहो की टेम्पल है, इन पे जो आर्किटेक्चर बना हुआ है वो इरोटिक है, ठीक है। आप देखिएगा तो इस पर इरोटिक आर्ट है, जो कि कहें तो मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। सो आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है सी बिल्कुल सही। जो मध्य प्रदेश में 64 योगिन मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज में
ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? देखिए ये ओवर द इंडिया का जीएस आपका स्टार्ट हो चुका है जीके। तो कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां आपको पता है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो रण उत्सव है वो बताइए कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है गुजरात में। देखिए कहाँ पर है, यानी कि देखिए ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। तो यहाँ पर सी में गुजरात लिखा हुआ है जो कि बी के स्थान पर है। तो आप देखिएगा जो रण उत्सव है ना फेस्टिवल, वो गुजरात में मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शौर यानी कि नॉइज टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो टेम्पल है आपका ये महाबलीपुरम में है, यानी कि आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट है कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो आपकी श्रीलंका की राजधानी है। म्यांमार की नाइपीडू है, याद रखिएगा। म्यांमार की है नाइपीडू। नेपाल की है काठमांडू। नेपाल की है काठमांडू, याद रखिएगा। बांग्लादेश की ढाका आपको पता ही होगी, ठीक है। तो कोलंबो किसकी है? तो ये श्रीलंका की हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल होने वाला है सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो आपका हो जाएगा एलिफेंट, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी हाथी। हाथी जो है ना वो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली डैश 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 किस नदी तट पर स्थित है? तो ये भी आपको पता ही होगा, जो दिल्ली गए हैं या फिर मतलब कॉमन जी के हैं तो पता ही होता है। ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। काफी सारी न्यूज आते थे कि यमुना बहुत गंदी है, दिल्ली की वजह से बहुत गंदी हो गई है, ऐसा आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं। तो थोड़ा न्यूज से भी ना कॉमन सेंस लगाया करें। तो ये जो दिल्ली है ना वो यमुना नदी किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डैश 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 को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे के सारे सिंधु नदी किनारे बसे हुए। आंसर पर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो मैं आपको कई बार रटवा चुकी हूँ। गौतम बुद्ध को जो बुद्धि मिली थी वो बोध गया में मिली थी। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान और महायान, यानी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाया था वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही, नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? तो ये आपका पड़ता है ओडिशा में, याद रखिएगा। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर पड़ता है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपके बताइए कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विद्यापति जयदेव वेदव्यास विष्णु शर्मा। बताइए कौन है इसके गीत गोविंद के? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि जयदेव, बिल्कुल सही लगाया है, गीत गोविंद के रचयिता माने जाते हैं। अगला है, यह कथन, एक कथन दिया गया है, क्या है और पूछा है किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ठीक है, कथन पढ़ लेते हैं। मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत संबंधित है। ताबूत है मैं आखिरी कील है, देखो ये थोड़ा गलत लिखा है। मैं एक्चुअली जो एक्चुअल कथन है वो आपको पढ़ के बताती हूँ। तो ये किसने किस स्वतंत्रता सेनानी से रिलेट करता है, ठीक है। कथन क्या है कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, ऐसा कथन बोला था। तो किसने बोला था? ये बोला था लाला लाजपत राय जी ने बोला था। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है बुध सबसे, मरकरी जो है ना सबसे छोटा, यानी कि बुध। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक है विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार यही नहीं करता, ये गलत है। यही अधिकार हमारा संविधान नहीं देता, बल्कि समानता का अधिकार देता है, धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, बल्कि मतलब हर कोई पर्सन कोई भी धर्म अपना सकता है, ये हमें अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार ऑलरेडी दिया ही है। तो समान आवास का अधिकार नहीं दिया गया। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो ये किस नियम का पालन करता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम। देखिए कहाँ पर आंसर है, आंसर आपका ए में ही लिखा हुआ है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी वस्तु में बाहरी बल लगता है तो वो वस्तु अगर आगे की ओर झुक जाती है तो न्यूटन का प्रथम लॉ कहलाता है। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक निम्न में से बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील से जी नहीं, मृदु लोहे से पता नहीं, स्टील से जी आई नो डोंट नो, तांबा से मुझे ये भी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अस्थायी यानी कि जो इनस्टेबल चुंबक होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है जो एकदम सॉफ्ट आयरन होता है उससे, यानी कि मृदु लोहा से। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? पानी को कठोर बनाने वाले दो खनिज कौन से हैं? तो मैग्नीशियम और
कैल्शियम है, जिप्सम, मैग्नीशियम है, आयरन और सल्फर है, सोडियम, पोटेशियम है। तो बताइए कौन कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम। पानी को अगर कठोर बनाना है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम मिला दीजिए, कठोर बन जाएगा। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो मैग्नीशियम को, कोबाल्ट को, कॉपर को, प्लेटिनम को। तो मैग्नीशियम को एक क्षारीय, यानी कि जो ये बहुत ही कड़वा, इसका अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये बहुत ही कड़वा होता है, क्योंकि क्षारीय जो भी होगा ना वो कड़वा होता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है। तो इन्होंने बोला कि क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है, तो मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। गाइज याद रखिएगा, जो हमारी आंखें होती हैं इनमें उत्तल लेंस लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब एक रियल इमेज बनाता है और जो है ना सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मायोपिया को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं ना उनको मायोपिया भी बोलते हैं। जिनको निकट दोष दृष्टि होती है ना उनको मायोपिया भी कहते हैं। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? तो ये पंजाब में दी गई, क्योंकि पंजाब में आपने देखा अभी कितना बड़ा मतलब वो तूफान सा आया था, यानी सैलाब आया था, तो बहुत सारी लोगों की जनधन की हानि हुई, लोगों को भी काफ़ी मतलब नुकसान हुआ, तो वहाँ पर ये सारी जो अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगी? तो भूपेन हजारिका जी के सम्मान में करेगी। कहाँ के? असम के एक कवि हुआ करते थे, तो इनके सम्मान में सिक्का जारी करेगा, 100 का सिक्का होगा। नेक्स्ट है, अच्छा हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो गए, हम देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है गाइस। देखिए, सभी बच्चे कौवे हैं, ठीक है, सभी जो चिल्ड्रन हैं देख लेते हैं, सभी चिल्ड्रन जो है ना वो क्राउ है। ओके, क्राउ। फिर बोलता है सभी बिल्लियाँ कौवे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौवे में ही आ जाएंगी आपकी कैट, CAT, कैट, ये है चिल्ड्रन, ये है आपके क्राउ। ठीक है, तो पूछता है कि कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं, क्या कुछ जो बिल्ली है वो बच्चे हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ नहीं कह सकते। कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, कोई भी बिल्ली नहीं, कैट बच्चा नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कौवे के अंदर दोनों आते हैं। अब इनका सर्कल ऐसा भी हो सकता है, इनका सर्कल ऐसा भी हो सकता है। मान लिया ये सारे कौवे हैं, इनके अंदर ये चिल्ड्रन हो गए और ये आपके हो गए कैट्स। तो हो सकता है कि ये आपस में कोई बिल्ली बच्चा हो, बच्चा बिल्ली हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो इनमें से एक ही सही हो सकता है। देखते हैं आंसर में क्या दिया है हमें, सॉरी ऑप्शन में। हाँ, तो इसका देखिए, या तो पहला होगा आंसर, या तो निष्कर्ष पहला, या दूसरा चुन करते हैं। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो, देखिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ना जरूर पढ़ लिया करें। क्या कह रहा है कि जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये जो दूसरा पद है ना, जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये चौथा जो पद होगा वो इससे संबंधित होगा। ठीक है, जो कृंतक होते हैं, कृंतक श्रेणी में चूहा आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनके दांत होते हैं। जो दांत इनके होते हैं वो कृंतक श्रेणी में आते हैं, और चूहा जो है ना वो कृंतक श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कुतरते हैं चीज़ों को। अच्छा, मधुमक्खी किस श्रेणी में आएगी? क्या नर मधुमक्खी? इसका जेंडर ही चेंज कर दिया, इस तो नहीं होगी। हाँ, कीट में आ जाएगी, सरीसृप नहीं, क्योंकि जो सरीसृप वो होते हैं जो रेंगते हैं, तो मधुमक्खी रेंगती तो नहीं है। ठीक है, पक्षी में भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न को पूरा करती है। तो देख लेते हैं क्या है, 4 है, 16 है, 28 है, 40 है। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ मैं, 4, 16, 28 और 40। नेक्स्ट क्या होगा ना, ओके देखो, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 4 1 में करूँ, 4 एकम 4 आ गया। यहाँ पर क्या मैंने किया, 4 चक्कू 16, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, 4 सत्ते 28 हो जाता है, ओके। 4 दशामन 40 हो जाता है। तो क्या पैटर्न मिल रहा है आपको, देखो 1 से बढ़ के 4 आया, यानी कि +3 हुआ, ओके। अब 4 से बढ़ के 7 हुआ, यानी +3 हुआ। 7 से बढ़ के 10 हुआ, +3 हुआ। और 4 अपनी जगह पे 4 ही है, +3 हुआ। ठीक है, मतलब 10 हुआ, +3 किया तो 10 हुआ। अब 10 में +3 कर दीजिए, +3 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। और 4 अपनी जगह पे 4 ही रहेगा, तो 4 × 13 कितना हो जाएगा, 4 × 13 आपका हो जाएगा, यानी कि 52, यानी कि 52। आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आप सही से कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें। सेम वही इंस्ट्रक्शन है कि दूसरा पद जो है ना वो पहले से रिलेट करता है, तो चौथा पद जो है ना वो तीसरे से किस तरह रिलेट करेगा। ठीक है, नाखुश मतलब होता है दुखी होना, तो बोलने का मतलब क्या होगा, चिल्लाना। यस, चिल्लाना हो सकता है, इच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा, कहना नहीं हो सकता, सुनना नहीं हो सकता। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में जो मतलब क्वेश्चन मार्क है इसको पूरा करती है। ओके, देख लेते हैं क्या है, OJY। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ देखिए, कुछ मिल रहा है आपको, ढूंढिए, देखते हैं। I, इसको इससे मिलाइए, I, अच्छा, J के बाद K, एक गैप हुआ, JKL, फिर M आ गया, ओके। MN के बाद एक ही गैप हो रहा है, ठीक है। अब P में देखिए, P के बाद P नहीं, यहाँ से उल्टा चल गया, JK
के बाद एल आता है। इसके पीछे देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है, जे से पहले एक गैप करो, जे से पहले क्या आता है बताइए, आई जे, आई से पहले क्या आता है ए बी सी जी, जी एच, क्या आ सकता है यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा जी, बिल्कुल जी एच, हाँ आई जे, आई तो ऑलरेडी था, आई है, हाँ जी एच आई जे, ठीक जी आएगा। नेक्स्ट है जे के एल, फिर आएगा इसमें एल, एम नहीं आया तो एन आ गया, एन आ गया, एन ओ नहीं आया, पी आ गया, पी के बाद पी, क्यू नहीं आएगा, पी मतलब पी क्यू नहीं आएगा तो आर आएगा, जी आर। इस प्रकार एस का ये उल्टा फिर चल गया, एस के बाद एस टी यू आ गया, यू वी डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू एक्स नहीं है बाय आएगा, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यार देखिए कहाँ पर आंसर है, जी आर क्यू कहीं पर है, हाँ आंसर आपका पहला ही है, देखिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सर्कल वाला है मुझे लग रहा, नहीं पंक्ति वाला है। 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है मैं बैठा देती हूँ उनको, एक पंक्ति बना ली मैंने इस तरह से। याद रखिएगा अगर इधर मुंह करके बैठे हैं ना, मैंने उधर ही मुंह बैठा क्योंकि बताया नहीं किधर मुंह करके बैठे हैं, तो इनका ये बायां हो जाएगा। आप अपना देखिए आपका बायां दायां कौन सा है, ये आपका दायां, जिस तरह आप बैठे हैं तो आपका जो इस साइड वाला जो है ना, ये वाला साइड ये आपका बायां है, आप अपने जैसे बैठे हैं वैसे लोगों को बैठा दीजिए, इधर वाला दायां हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि यस एक छोर पर बैठा है, मैंने यस को क्या करा इस छोर पर बैठा लिया, ठीक है। कहता है क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यस का दाया क्या हुआ, अब बताइए आप, यस ने इधर मुकर के बैठा है तो इसका बाया इधर हो गया, इसका दाया इधर हो गया, हमने ऑलरेडी टिक लगा रखा है, इसका दाया इधर है। ये कह रहा है कि एस के दाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि एस का 1 2, यानी कि यहाँ पर बैठा है क्यू, क्योंकि एस के दाएं दूसरे पे आ गया, ओके। पी और क्यू, पी जो है ना यहाँ पर देखिए, पी जो है ना वो ओ और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। अब देखो हम ओ को यहाँ तो बैठा नहीं, पी को यहाँ तो बैठा नहीं सकते क्योंकि फिर एस और क्यू के बीच में हो जाएगा, तो इसके मतलब हमें बैठाना पड़ेगा पी को यहाँ कहीं पर, क्यू ऑलरेडी है तो ओ जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है तो मैंने छोर पर नहीं बैठाया तो मैंने यहाँ बैठा दिया, ओके ठीक है। आर टी के बाईं ओर बैठा है, आर जो है ना वो टी के बाईं ओर, टी का बायां किधर होगा, इधर होगा ना, देखो इधर होगा ना टी का बायां, तो टी के बाईं ओर बैठा है आर, बैठा दिया मैंने। अब सबके सब बैठ गए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग हैं, ठीक है। अब मैंने पूछा कि बीच में कौन बैठा है, तो देखिए 3 इधर से ले लीजिए और 3 इधर से, तो बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है ना, देखिए कहाँ पर लिखा है, तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख दर्शाता है उदयपुर राजस्थान और भारत। आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा आ जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर ही आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर आता है उदयपुर, तो ये देखिए सर्कल कहाँ पर है, तो डी में आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने बोला है कि ये जो है ना 11:225 है तो समानुपात 14 क्या होगा। यहाँ पर देखिए मुझे पता है, ये बताइए कितने का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। मुझे मतलब ये चीज़ें रटी होनी चाहिए आपको, 11 का 12 का 13 का 14 का 15 से 20 तक के तो पता होनी चाहिए। तो 11 में अगर मैंने 4 जोड़ दिए प्लस 4 कर दिए तो हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर उन्होंने किया तो हो जाएगा 225, ठीक। 14 दिया हुआ तो 14 में 4 जोड़ देती हूँ प्लस 4 कर देती हूँ, हो जाएगा 18। अब 18 का स्क्वायर निकालिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 324। देखिए मुझे तो पता है, आप लोगों को रटना पड़ेगा क्योंकि ये जो 169 है ये 13 का है, ठीक है। 144 आपको पता है 12 का है, 225 अभी देख लिया हमने कितने का है, 15 का है, कितने का है 15 का है, तो बचा क्या, फिर बचा क्या 324, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन देखने हैं। सभी मुर्गियाँ शेर हैं, ओके, सभी मुर्गियाँ क्या हैं आपकी शेर हो जाएंगी, सभी मुर्गियाँ यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ हैं मुर्गियाँ वो आपकी हो जाएंगी शेर, ठीक है, ओके। सभी मुर्गियाँ शेर हैं, बहुत ही अजीब है ये, हाँ सभी, ये मैं छोटा सर्कल बनाती तो आ जाएगा, सभी मुर्गियाँ आ जाएंगी शेर के अंदर। फिर कहते हैं कि जो सभी शेर है ना वो सभी बिल्लियाँ हैं, ओके, तो ये जब जितनी भी शेर है ना वो आ जाएंगे बिल्लियों में, सभी शेर बिल्लियाँ हैं। ये कुछ इस प्रकार बनेगा, सभी बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, क्या सभी बिल्लियाँ मुर्गियाँ, ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। नेक्स्ट है कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ, कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ, हाँ ये कह सकते हैं, आंसर इसका बी बिल्कुल सही जाएगा, नहीं कि आंसर सेकेंड ही अनुसरण करता है। अगला है निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को क्या लिखेंगे, आपको कुछ दिख रहा है, साइंटिस्ट, ये कुछ इस प्रकार लिखा गया है, देखो नहीं लग रहा, उल्टा कर दिया गया है, टी देखो टी एस आई टी एन फिर ई फिर आई कर दिया, अच्छा लास्ट में थोड़ा अलग कर दिया इन्होंने, ये आपस में चेंज कर दिया, हम भी कर लेते हैं, हम करते हैं एच टी, ऐसे देख लेना, एच टी है इसमें, फिर आई आना चाहिए, ठीक है, एच टी आई, फिर एम आना चाहिए, ये वाला देखते हैं, फिर एस आना चाहिए, ओके, फिर डी आना चाहिए, फिर एल आना चाहिए, फिर होना चाहिए ओ और जी, हाँ आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा,
ओके, ए इज करेक्ट हियर। नहीं, यहाँ पर ये आपस में चेंज होंगे ना, तो जी और ओ होगा। अच्छा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, क्योंकि देखिए HTIMSDL ये सेम है, फिर ये जो है ना ये आपस में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में बैठता है, फिट बैठता है। तो आप देखते हैं 13, 117 और 9, 22, क्वेश्चन मार्क 7, 12, 132, 11। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? आप जरा इसको देखिए, 13 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, 27, 9 एक 9 और 2 11। अच्छा ठीक है, मिल गया ना पैटर्न आपको। अब 12 का देख लीजिए, 12 इंटू 11 तो हो जाएगा आपका 132। अब इसी प्रकार आप जब 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 यानी कि 154। देखिए आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 8 दोस्त ABCDEFGH। ओके 8 है, दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज पे बैठे हैं। ओके, इनको गोल मेज पे बैठाना है। अच्छा याद देखिए, जब भी गोल मेज वाला आए तो कैसे करना है, आप पहले एक सर्कल बना लेना और देखना कितने लोग हैं, उतने ही आप लकीर खींच लेना, ठीक है। 4 हो गए, 6 हो गए और 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बैठते हैं तो आपका बायां किधर होगा और दायां किधर होगा? यहाँ पर आपका दायां होगा ना, इस साइड में। अगर आप इधर मुँह करके बैठे हैं, इधर मुँह करके, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है ना वो इधर मुंह करके बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा। अगर दायां आपका इधर ये आपका हुआ ना, तो जो यहाँ पर बैठेगा उसका दायां इधर होगा, और यहाँ पर बैठने वाले का इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर, सबका दायां निकाल लेते हैं, ठीक है। और दाएं पर बिंदु रख देते हैं, हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, अब हम बैठा लेते हैं। क्या करते हैं, ए एफ के सामने बैठा है, ठीक है। तो मैंने ये ए को यहाँ बैठा दिया, ए जो है ना वो एफ के सामने बैठा है, एफ को यहाँ बैठा दिया। ओके, फिर कहता है कि ए एफ के सामने बैठा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए जो है ना बी के दाएं, तो अगर मैं यहाँ पर तीसरे, अगर मैं बी को यहाँ पर रखूंगी तभी तो इसका दाएं, क्योंकि बी का दाएं तो इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है। देखिए ना, मैंने टिक लगा दिया गया। तो ये तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि जी एफ और डी के बीच में बैठा है। जी जो है ना वो एफ और डी के, तो इसके मतलब देखो यहाँ पर तो जी आ नहीं सकता, क्योंकि जी के बाद स्पेस यहीं पर बचा हुआ है। तो जी जो है ना एफ और यहाँ पे इसके मतलब जी आएगा, जी और डी यहाँ पर आएगा, तो जी एफ और डी के बीच में हो गया। एच डी के दाएं बैठा हुआ है। एच जो है ना वो डी के दाएं, डी का दाएं किधर है? डी के बाएं बैठा हुआ है, तो डी का बाएं बिल्कुल इधर है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोलता है ई सी के और ए के बीच में बैठा है। इसके मतलब ई जो है ना यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ठीक है, समझ आ गया होगा। सी के सामने कौन बैठा है? तो सी के हमने डी बैठा है। देखिए सी के सामने कौन बैठा है? तो डी बैठा हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि P अनुपात Q 5:6 है, R अनुपात Q 25:9 है, तो पी आर का अनुपात कितना होगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो क्या करें आप, P अनुपात Q अनुपात R लिख लिया मैंने। हमें दिया क्या गया है, मतलब गिवन क्या है? तो P का है हमारे पास 5 अनुपात Q का कितना है 6, ठीक है। R का कितना है? तो R का दिया है हमारे पास 25 और Q का कितना है 9। ओके, अब हमने क्या करना, लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक। ओके, अब देखिए याद रखिएगा, इसको यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए, और इसको इसके आगे बढ़ा दीजिए 9। बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह का गलत नहीं होगा, कितना भी नंबर आ जाए गलत नहीं करेंगे आप। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 अपना 45 आ जाएगा। 6 चौक 9, 9 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छाक 54, ये 54 आ जाएगा। और जो 25 छंगा कितना होता है 150। हमसे पूछा क्या गया, पी और आर, तो पी का कितना आ गया 45 और आर का कितना हो गया 150। हम साइड में लिख लेते हैं इसको साइड में लिखते हैं हम, P अनुपात R। P का कितना है हमारे पास 45 है, और R का कितना है 150। को काट लें, अच्छा 15 से काटते हैं, 15 3 45 और 15 150 कितना आया 3:10। देखिए कहाँ पर लिखा, ए में लिखा, आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप याद देखिएगा, परिमाप क्या होता है, 63 यानी 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, आप मान लीजिए किसी भी कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, आपका फ़ोन मान लीजिए, तो जो फ़ोन ऐसे होता है ना, अगर आपसे कोई पूछा आपका फ़ोन का परिमाप कितना है, तो आप क्या नापेंगे? आप एक इंची टेप लेंगे और अपने फ़ोन के चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई ऐसे करके माप लेंगे, तो ये फ़ोन की क्या हो जाएगी, आपकी परिमाप हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज इस प्रकार है, ठीक है, इसका परिमाप है, जो परिमाप कितना है 63 है। तो इसका मतलब क्या है, आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, यानी कि लंबाई चौड़ाई और जो भी इसका ऊंचाई है इसको जोड़ा, फिर आपने बता दिया परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप, किसी का भी परिमाप पूछा जाए तो याद रखिए उसकी भुजाओं को जोड़ दीजिए,
भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। और हमें भुजाएं दी गई हैं, परिमाप कितना है 63 है, भुजाएं कितनी है तो 4x है प्लस 3x है प्लस 2x है। ठीक है, 63 बराबर 4 3 7 2 8 1 9, 9x काट लीजिए, 9 पर 9 63, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, x बराबर आ गया 7। पूछा क्या गया कि सबसे बड़ी भुजा बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा तो 4 वाली होगी ना, 4 वाली होगी। तो देखिए यहाँ पर 7 इंटू 4 यानी 7 के 7 चौक 28 आनी चाहिए, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है, इसका आंसर होगा डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या है। यानी कि 16 और 20 दिए गए हैं, इनका HCF और LCM का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए 16 और 20 का HCF क्या होगा, आप देख के बता देंगे ना। HCF आसान है, 4 से आराम से निकल आएगा, क्योंकि 4 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो 4 इसका HCF हो जाएगा। अच्छा 16 और 20 का LCM कितना होगा, तो निकाल लीजिएगा आप। LCM इनका हो जाएगा लगभग, हाँ 80 होगा बिल्कुल, क्योंकि 4 से कट रहे हैं ना, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालते हैं ना, इस प्रकार। तो देख लीजिए 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, अब 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, तो बोला अनुपात कितना है, तो पहले हमें क्या रखना है, HCF अनुपात LCM। तो HCF कितना है हमारा 4 है, LCM और LCM कितना है 80, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:20 आ जाएगा। कहाँ पे लिखा है, देखिए थोड़े ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा 1:20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगी। याद रखिए छूट किस पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जिस पर छूट दी जाती है ना, अगर प्रतिशत में पूछा जाए वो हमेशा डिवाइड में आता है, याद रखिएगा वो हमेशा डिवाइड में आता है, इंटू 100 कर देते हैं। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। पूछा क्या, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास क्या है, तो अंकित मूल्य के लिए पहले हमें क्रय मूल्य देखना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या है, यानी कि CP क्या है, क्रय मूल्य। फिर हम देखेंगे अंकित मूल्य क्या है, फिर हम देखेंगे इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 160% अधिक है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया है 100, मान लीजिए, क्योंकि इजीली कट जाता है इस वजह से 100 मानते हैं। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य हमने क्या किया, क्रय मूल्य से 60% अधिक रखा। अब आप बताइए, आपने क्रय मूल्य 100 लिया, अगर इसका 60% अधिक करेंगे तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, और क्रय मूल्य से 60% अधिक है, इसके मतलब क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या होगा, उसने 160 लिया है, यानी कि जो क्रय मूल्य तो था ही था उसका 60% और ज़्यादा लिया, तो हो गया आपका 160। फिर क्या कहता है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जो इतना था ना, क्रय मूल्य जो था उसका 20%, भाई उस पर लाभ किस पर बेचोगे, कि अब अंकित मूल्य पे तो छूट देनी होती है ना, तो लाभ किस पे है, क्रय मूल्य पर। अब आप बताइए, अगर 100 का 60% 60 होता है तो 20% कितना होगा, क्योंकि लाभ जो है ना 20% ले रहा है, तो उसका होगा 120, यानी कि उसने जो खरीदा था 100 रुपये में, बेचा उसने 120 में, अंकित मूल्य रखा था उसने 60 रुपये, मतलब एक प्रोडक्ट रख दिया, उसमें साफ दिखा दे तो ये 60 रुपये का है, 160 रुपये का है, और इसको हम 120 में बेच रहे हैं। तो बताइए छूट कितनी प्रतिशत है, तो छूट किस पे दे रहा है, वो 160 पर दे रहा है। अच्छा बेची कितने, तो अब याद रखिए इसका अंकित मूल्य में से हमें क्या करना होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइड बाई हमें जो छूट किस पे दी है, तो अंकित मूल्य पे है, तो अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, इंटू हमें 100 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर रख लेते हैं, अंकित मूल्य हमारा 160 है, विक्रय मूल्य हमारा 120 है, एक अंकित मूल्य फिर हम डिवाइड में क्योंकि छूट इस पर दी गई है, इंटू हम 100 करेंगे। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो काट लेते हैं, देखो यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 160 में से 120 गया, हमारा बचा 40, 40/160 इंटू हमारा आ जाएगा 100, तो इसको काट लेते हैं, 0 0 गया, 4 चक्कू 16, अब बचा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 4, तो काट दीजिए, 4 को 100 से कितना काटेंगे, कितना आएगा 25, इसके मतलब 25% छूट दी गई है अंकित मूल्य पर। देखिए आंसर क्या है, क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन संख्याओं का औसत। ओके, क्वेश्चन देखिए 8 संख्याओं का औसत, क्या पढ़ रही हो, 8 संख्याओं का औसत जो है ना वो 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए, गलत लिखा है, प्रत्येक संख्या नहीं, यदि उस संख्या में 22 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यदि उस संख्या में 22 जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है, 22 का मान क्या होगा। देखिए आप 8 दोस्त थे, ठीक है, आपका जो वेट मतलब वजन मान लीजिए एवरेज में 44 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको पता है हमेशा जो नंबर होता है उसका एवरेज होता है, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल निकल आता है। ये एवरेज है, ये नंबर है आपका, और ये आपका टोटल निकल आएगा। टोटल कितना आ जाएगा, तो 8 × 44 हो जाएगा, मतलब 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 3 35,
ये टोटल हो गया। फिर कहते हैं कि जो 8 है ना, 8 में प्लस 22 जुड़ गया, तो इसका जो एवरेज है ना वो 47 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। 8 का ऑलरेडी हमें पता था टोटल इतना है, सिर्फ 22 ही बढ़ गया। इसके मतलब जो भी अब नंबर, अब हम 8 का मल्टीप्लाई 47 में करेंगे, जो भी नंबर बढ़ेगा वो किसका होगा, वो 22 का होगा। दुनिया भर की कैलकुलेशन क्यों करें हम, हमें पता ही है। अब हम ऐसे अगर मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम सीधे क्या करेंगे, 8 की हम 47 में कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा यानी कि 352 से जो भी एक्स्ट्रा नंबर आएंगे वो 22 के हो जाएंगे। तो कर लेते हैं 8 इंटू 47, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 चौको 32 और 5 हो जाएगा आपका 37। अब देखिए ये 8 लोगों का था, ये रहा 352 जो टोटल वेट है, वजन है, और 8 प्लस 22 लोगों का 376। इसके मतलब जो ज़्यादा आ रहा है ना 352 में से, वो 22 का होगा। तो निकाल लीजिए, 22 कैसे निकालेंगे, यानी कि 376 में से 352 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जगह 6 में से 2 गए, आपका 4 7 में से 5 गए 2, यानी कि 24। तो 22 का जो वजन होगा वो 24 होगा। देखिए आंसर आपका बी बिल्कुल सही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।